Hello student, this is Manish. Welcome you all in online classes of Urmila Devi Postgraduate College, Rasar Barot, Prayagraj, right? Today we will discuss programming paradigm. Right. Programming paradigms. Now, what is programming paradigms? A programming paradigm is the pattern or model of programming, right? Of programming. राइट किस तरीके से प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना, जैसे कि उसका जो पैटर्न है वो क्या है। जैसे सी में हमने देखा, सी में अलग पैटर्न था, उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें ऊप्स में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म शुरू में क्या हुआ था कि लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग की जाती थी, उसका नंबरिंग देके, ठीक है। फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो जब उसमें प्रॉब्लम्स आई तो फिर नया पैराडिग्म प्रोग्रामिंग का इन्वेंट हुआ। उस प्रॉब्लम्स को हटाकर इसी तरह इसमें कुछ पैराडिग्म्स बने, राइट। तो बेसिकली 4 प्रकार के प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स है, ठीक। पहला है आपका मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, राइट। सेकंड है आपका प्रोसीजरल, राइट। थर्ड वन स्ट्रक्चरल, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म, राइट।
तो बेसिकली ये हमारे 4 प्रकार के प्रोग्रामिंग पैराडिज्म हैं, ठीक है, जिनमें हम डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हैं प्रोग्रामिंग करते समय, राइट। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में की जाती थी। प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस इसमें भी बनते हैं जहाँ पे ज़रूरत होते हैं, राइट। जैसे कि इसमें असेंबली और बेसिक लैंग्वेज में इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म में। इसमें क्या होता था कि एक सिंगल ब्लॉक में कोडिंग की जाती थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स आई और वो प्रॉब्लम्स को प्रोसीजरल ने कुछ हद तक दूर किया, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडिज्म ने, ठीक है। प्रोसीजरल को प्रोग्रामिंग को करते हुए कुछ नई प्रॉब्लम्स समझ में आई, तो फिर नया कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग कि इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट। डाटा के सिक्योरिटी इशू को लेके, प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस को लेके, रीयूजेबिलिटी को लेके, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट इस समय क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है, ठीक है, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। तो ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म ग्लोबल डाटा और सीक्वेंशियल कोड को रखता था या करता था, राइट। दिस प्रोग्रामिंग पैराडिग्म consists of global data and sequential data. ठीक है। सीक्वेंशियल डाटा जैसे कि सीक्वेंस में उनकी सारी कोडिंग की जाती थी। लाइन 1
लाइन 2, लाइन 3, ऐसे करके, है ना, कई लाइनें। प्लस इसमें जंप या कहीं नेक्स्ट कंट्रोल को जब फ्लो करते थे तो कीवर्ड क्या यूज करते थे, गो टू और लाइन नंबर, गो टू, सपोज लाइन नंबर इज 10। और ग्लोबल डाटा होता था, ठीक है, जिसको ये कोड एक्सेस करते थे। ग्लोबल डाटा हम समझ रहे हैं, ग्लोबल डाटा जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। इसकी लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज एंड बेसिक, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज और बेसिक इनके उदाहरण हैं। इसमें लाइन बाय लाइन कोडिंग की जाती थी, इनका नंबर डाल दिया जाता था। जैसे ये लाइन है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ये मोनोलिथिक में ग्लोबल डाटा यूज करते थे, स्टार्टिंग में ही ग्लोबली डिफाइन कर दिया गया और उसको यूज करते थे। अब इसमें पूरा एक ही ब्लॉक में पूरा, अब सोचिए जब 1000-1500 लाइन की अगर कोडिंग है तो मोनोलिथिक में वो पूरा एक ही पैटर्न में, एक ही सीक्वेंस में पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक वो लिखा हुआ है। अब उसमें मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आती थी कि बीच में जैसे कोई चीज़ें ऐड करनी है तो पूरा कोड हमें समझना पड़ता था, उसके फ्लो को, और फिर बीच में उसको ऐड करना पड़ता था, राइट। तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता था बने बनाए कोड को। जब आप मॉडिफाई करते हैं तो वो भी इफेक्ट डालता है, जो वर्क कर रहा होता है ना, उसको भी डिस्टरबेंस होती है अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया है तो, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि डाटा तो एक तो ग्लोबली रखा हुआ है, राइट, जिसको इजीली एक्सेस कर सकते थे बाहरी कोड, है ना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसके लिए अगर करना है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए अलग कोडिंग करिए कि अनएथराइज्ड कोड उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। प्लस लेंदी बहुत हो जाता था, ये लेंदी बहुत हो जाता था। अब उसी लाइन को बार बार लिखिए। अब जैसे किसी काम को करना है तो या तो उसके लिए नई लाइन लिखिए, एक हमने नंबर ऑफ लाइन्स लिख रखा है पर्टिकुलर काम के लिए, नहीं तो अब उस चीज़ को, अगर उस काम को हमें फिर दोबारा ज़रूरत में लेना है, काम में लेना है, तो या तो उस लाइन को फिर से लिखें और या तो उस नंबर ऑफ लाइन्स को यूज़ कर लें जहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो जो लिखा हुआ है वहाँ पे जाने के लिए फिर से गो टू कीवर्ड का यूज़ करते थे और वहाँ पे वो फिर जाता था कंट्रोल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेंटेनेंस करने में इसका दिक्कत होती थी, राइट। ये स्मॉल और सिंपल टाइप के प्रोग्राम्स के लिए यूज होता था, ठीक है, स्मॉल एंड सिंपल।
टाइप्स के प्रोग्राम के लिए ये यूज होते थे। और इनमें मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती थी। मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती थी। इस कोड को हम रीयूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, रीयूज नहीं कर सकते थे क्या मतलब है कि ये पूरा जो पैटर्न हमने बना रखा है वो उसमें से अलग अलग जो हमारा काम का है उसको सर्च करिए, फिर उसको जो किसी पर्पज के लिए वो बना हुआ है उस पर्पज के लिए जो उस पर कोडिंग की हुई है, जो उसका कोडिंग का फ्लो बनाया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग उसको इतनी आसानी से हम रीयूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो भी कोड उसमें लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो सब एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते थे, राइट। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियल कोडिंग को फॉलो करता था और ग्लोबल डाटा को यूज करता है, राइट। और ये सिंपल और स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस की इसमें प्रॉब्लम होती है और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? असेंबली और बेसिक। ठीक है, फिर इसमें इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबल का हम जो है सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ऐसी बात नहीं थी कि नहीं देते, मगर उसके लिए अलग से पूरी कोडिंग हमें लिखनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी दिक्कत होता था कोड को मैनेज करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजरल। राइट, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो मोनोलिथिक में प्रॉब्लम हो रही थी, सीक्वेंशियल कोडिंग काफ़ी लंबा हो गया, पूरे एक ही ब्लॉक में वो सारे कोड्स हमारे थे। ठीक है, सीक्वेंशियली वो उसको लिखा जा रहा था, हजारों लाइन पूरे एक ही सीक्वेंस में है। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने या समझने के लिए पूरी लाइन हमें रीड करनी पड़ती थी भैया, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, कैसे कैसे फ्लो इसमें चल रहा है। नहीं, दूसरा ग्लोबली डाटा। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो सीक्वेंशियल कोडिंग था उनको ब्रेक करके प्रोसीजर्स में उसको रखा गया, राइट। प्रॉब्लम्स को प्रोसीजर में। ठीक,
अलग अलग प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आया इसमें, ठीक है, जिसमें हम प्रोसीजर्स को कॉल करते थे। ठीक, प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर में प्रोसीजर ए को कॉल किया तो एक ब्लॉक हमारा अलग से सेपरेट है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए हमने फंक्शन बना रखा हुआ है और उसको यूज़ कर लेते थे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा यही हुआ कि हमारे प्रोसीजर्स इंडिविजुअली वर्क करते थे, है ना, और इस प्रोसीजर्स को हम कहीं पे भी जब भी ज़रूरत हो तो ये नंबर ऑफ़ कोड्स हमें, नंबर ऑफ़ लाइन्स हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, राइट। प्रोसीजर्स हमारा क्या है हम जानते हैं, ये क्या है? फंक्शंस, राइट। प्रोसीजर्स हमारे क्या हैं? फंक्शंस। इन प्रोसीजर्स के लिए लोकल डाटा का कॉन्सेप्ट आया, राइट। लोकल डाटा, जहाँ ग्लोबल डाटा में वर्किंग करनी पड़ रही थी, जो कि इनसिक्योर था, ठीक है, इजी टू एक्सेस था अदर प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। तो लोकल डाटा का कॉन्सेप्ट आया जिसमें किसी प्रोसीजर में जो डाटा थे उसको लोकल कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल लोकल का हमें मालूम है, ठीक है। तो लोकल डाटा का इसमें कॉन्सेप्ट आया, प्लस मेन इसका जो चेंज करने का था वो प्रोसीजर बेस्ड, ठीक है। जो हमारा सीक्वेंशियल कोडिंग चल रही थी पूरे एक ही ब्लॉक में, उनको ब्रेक करके अलग अलग प्रोसीजर्स में रख दिया गया और उनको जहाँ पे मेन प्रोसीजर है उसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उसको कॉल कर लिए, ठीक है। तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म था, इसमें क्या है कि प्रोग्राम्स या प्रॉब्लम्स हमारे जो है कई सारे प्रोसीजर्स में बांटे गए, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कई सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा आपका एप्लीकेशन कई सारे प्रोसीजर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक। ये आपके मीडियम साइज के एप्लीकेशन के लिए सूटेबल था ना। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म मीडियम साइज के एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या थे? फोर्ट्रॉन, ये सब एब्सोल्यूट हो चुकी हैं इस समय, अब ये बंद हो गई हैं। अब मैक्सिमम प्रोग्रामिंग सब ऊप्स में ही होती है, हम जानते हैं, तो ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। कोबोल, फोर्ट्रॉन, राइट, ये सब क्या थे? प्रोसीजरल ओरिएंटेड
या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म की लैंग्वेज, ठीक है। इन लैंग्वेजेस में हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। क्या? प्रोसीजर्स में, कोडिंग को प्रोसीजर्स में डिवाइड कर देते थे। मोनोलिथिक में सीक्वेंशियल था, स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, पूरा सीक्वेंस में सारे कोड लिखे, उसमें प्रोसीजर की कोई व्यवस्था नहीं थी। इधर क्या है, वो जो सीक्वेंस था उनको ब्रेक करके अलग अलग प्रोसीजर्स में रख दिया गया। लोकल डाटा का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? फोर्ट्रॉन और कोबोल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रोसीजरल जो है एल्गोरिथम्स पे इम्फेसिस करता था रेदर देन डाटा। मोनोलिथिक भी हमारा इम्फेसिस ऑन प्रोसीजरल, ठीक है। इस पैराडिज्म में ये किस पे फोकस करता था? एल्गोरिथम्स पे, उनके प्रोसीजर्स पे, रेदर देन डाटा। डाटा को वो फोकस नहीं करते थे, जो इनके पैराडिज्म थे, जो इनके पैटर्न थे वो ना। मोनोलिथिक में भी यही चीज़ें थी, डाटा को वो फोकस नहीं करते थे, एम्फेसिस नहीं करते थे, ठीक। मीडियम साइज के एप्लीकेशंस के लिए ये सूटेबल पैराडिज्म्स थे। इनके एग्जाम्पल फोर्ट्रॉन, कोबोल। इस टाइप की एप्लीकेशंस मल्टीपल प्रोसीजर्स में डिवाइड होती थी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्राम। Structural programming paradigm follows the module, ठीक है। It also emphasis on procedures or functions rather than data। ये अलग अलग मॉड्यूल्स में होते थे।
ठीक। ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स में होते थे, जो कि जिनमें अलग अलग हमारे प्रोसीजर्स को रख के, या अलग अलग मॉड्यूल से क्या मतलब, जो हमारे प्रोसीजर्स स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे, सारे प्रोग्राम के प्रोसीजर्स हमारे जो इंडिविजुअली अलग अलग फैले हुए थे, उनको भी इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट इसमें आया। किसमें? स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म में। ठीक है, ये आपका अलग अलग प्रोसीजर्स को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, ये जो सारे प्रोसीजरल में थे, उनको सपोज दैट जैसे किसी एप्लीकेशन में, स्कूल का ही एप्लीकेशन कोई अगर लेते हैं, तो उसमें एडमिशन के लिए जितने भी फंक्शनैलिटी हैं, जितने भी फंक्शंस हमने बनाए हैं, उनको हमने एक अलग मॉड्यूल में रख दिया, प्लस उनका डेली रूटीन का, डेली क्लास का फंक्शनैलिटी जो है, उसको अलग एक मॉड्यूल में रख दिया। ठीक है, अकाउंट का सेक्शन है, उसको अलग मॉड्यूल में रख दिया। तो जो अकाउंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स थे, जो डाटा थे, वो उनमें हैं, और प्लस एडमिशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स या डाटा हैं, वो अलग मॉड्यूल में हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म में मॉड्यूल्स में पूरे एप्लीकेशन को डिवाइड करते हैं। राइट, इसके स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के पास्कल, सी, ये हमारे स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी एल्गोरिथम और फंक्शन को ही एम्फेसिस करता था, और डाटा को नहीं। ठीक है, तो क्या डाटा में सिक्योर करने के लिए हम उसमें कोई नहीं था डाटा को सिक्योर करने के लिए अलग से कोडिंग की जाती थी। ठीक है, जिसमें वो उसका कोडिंग कॉन्सेप्ट, कोडिंग नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती थी, वो अलग से बनाया जाता था। तो जो कि इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, मोनोलिथिक में सीक्वेंसली कोडिंग होती थी, ग्लोबल डाटा को एक्सेस करता था लाइन बाय लाइन। ठीक, मोनोलिथिक में सीक्वेंसली कोडिंग की जाती थी। ठीक है, कंट्रोल फ्लो के कंट्रोल को मैनेज करने के लिए क्या, गोटू कीवर्ड का यूज होता था। राइट, जिससे नंबर ऑफ लाइन के नंबर पे उसको जंप करा देते थे। ठीक, पूरा एक ही लाइन में वो सारी कोडिंग हुआ करती थी, जिनको मैनेज करने में दिक्कत आती थी। राइट, मेंटेन करने में दिक्कत आती थी। उसको ओवरकम करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, प्रोसीजरल। ठीक, प्रोसीजरल में इन्हीं
पार्ट्स को अलग, जो कोड्स हैं उनको अलग अलग, जिन काम के लिए वो हैं उनको हटा के अलग अलग प्रोसीजर्स में डिवाइड कर दिया गया, राइट। अलग अलग प्रोसीजर में डिवाइड कर दिया गया। और स्ट्रक्चरल में प्रोसीजर को मॉड्यूल में, अलग अलग मॉड्यूल में जितने प्रोसीजर्स हैं उनको एक मॉड्यूल में, जो एक पर्पस के लिए हैं। फिर जो प्रोसीजर्स अलग पर्पस के लिए हैं उनको अलग मॉड्यूल में। इस तरह से यूजर फ्रेंडली होता गया कोडिंग, है ना। जो तरीका है, पैराडिग्म मेथोडोलॉजी है ना, वो हमारा यूजर फ्रेंडली होता गया, ठीक। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रोसीजर्स, एल्गोरिथम के साथ साथ डाटा को भी एम्फेसिस करने लगा वो पैराडिग्म ना, वो तरीका प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड emphasis on algorithms and data also, ठीक है, जिसमें डाटा एंड मेंबर फंक्शंस आर इनकैप्सुलेटेड इन अ सिंगल यूनिट दैट इज नोन एज क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये इनके मेन फीचर्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। मैसेज पासिंग के थ्रू ये ऑब्जेक्ट आपस में
कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है। डाटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका जो पैराडिज्म है, इसका जो तरीका है करने का, क्लास बनाते हैं जिसमें डाटा एंड फंक्शंस दोनों इनकैप्सुलेट होते हैं, राइट। तो जो इनकैप्सुलेशन है वही उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। प्लस एब्स्ट्रैक्शन भी है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चरल में नहीं है, प्रोसीजरल में नहीं है, ठीक है। तो जो इसका तरीका है, जो इसका पैटर्न है कोडिंग करने का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो हमें ये प्रोवाइड करता है डाटा सिक्योरिटी के लिए। डाटा फंक्शंस को आपस में इनकैप्सुलेट कर देते हैं क्लास में ना, और उस क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कोडिंग वो हाइड रहती है, जो उसका डिटेल है सिर्फ उसके डाटा और फंक्शंस ही हमें कॉलिंग फंक्शन में दिखते हैं ना, जहाँ पे उसको कॉल किया जाता है वहाँ पे वो दिखते हैं, बाकी उसकी जो डिटेल्स हैं वो हाइड होती है नहीं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनके मेन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या देखा था? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, राइट। ये इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, राइट। ये ऑब्जेक्ट मैसेज पासिंग के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इनकैप्सुलेशन, डाटा और फंक्शन आपस में बाइंड होते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, अभी इसका एग्जाम्पल और करेंगे। मेन इसमें यही था कि पैराडिज्म हमारे क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, राइट। पैराडिज्म हमारे मोनोलिथिक, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चरल, राइट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पैराडिज्म हमारा क्या है? तरीका, कोडिंग करने का तरीका, किस तरीके से कोडिंग करेंगे, किस पैटर्न को फॉलो करके वो कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऊप्स में कोई भी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। क्लास में, ऑब्जेक्ट में, प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। स्ट्रक्चर में किस पे करते थे? प्रोसीजर्स में, राइट।
प्रोसीजर एंड मॉड्यूल। ठीक है, प्रोसीजर में प्रॉब्लम्स को प्रोसीजर में डिवाइड करते थे, इसमें सीक्वेंसली करते थे, मोनोलिथिक में। ऊप्स में ऑब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है, ये हमारे 4 प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स हैं। इस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही फॉलो कर रहे हैं इनके तरीके को, पैराडिग्म्स को। मैक्सिमम आने वाली जो लैंग्वेजेस हैं, जो आ रही हैं, वो इन्हीं फॉलो कर रहे हैं। इनका क्या है? C++, जावा, राइट, .NET, सभी ऊप्स को फॉलो कर रहे हैं। ऊप्स पे ही प्रोग्रामिंग की जा रही। नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। Now we see next topic, difference C and C++, right? So C++ में डिफरेंस हमें मालूम है क्या है। ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? C। C++ follows क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स, राइट। प्लस C में हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए printf scanf यूज करते हैं।
और इसमें C++ में क्या करते हैं, सी इन सी आउट। सी इन एंड सी आउट। राइट। और सी में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मैलॉक कैलॉक का यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, न्यू और डिलीट का यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ना। इसमें क्या करते हैं, मैलॉक और कैलॉक का यूज करते हैं सी में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और C++ में न्यू डिलीट का यूज करते हैं। ठीक है। और हेडर फाइल्स इसमें C++ में नेम स्पेस राइट यूज होता है। आईओ स्ट्रीम, और उसमें क्या करते हैं, stdio.h ना। तो ये हमारे C++ के कुछ डिफरेंस हैं जिनको हम, ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है C++ हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को फॉलो करता है। और ये इनपुट आउटपुट के लिए प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करता है, और वो सी इन और सी आउट का यूज करता है। प्लस मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सी जो है मैलॉक कैलॉक का यूज करता है, और C++ आपका न्यू डिलीट ऑपरेटर का यूज करता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।